अलबेले किस्सों की दास्तां के सिलसिले शुरू हुए, बनके कहानियां कहानियां। आइए सुनते हैं आज की कहानी अनाथ लड़की। एक अनाथ लड़की थी। नाम था चंपा। उसके कोई नहीं था। ऊपर आसमान और नीचे धरती। इसके सिवा उसका अपना कोई नहीं था। माँ बाप बचपन में ही मर गए थे। मौसी ने उसे पाला था। जब वो बड़ी हुई तो उसकी मौसी भी मर गई और वो अकेली रह गई। घर में खाने को कुछ नहीं था और घर भी क्या था, एक टूटी फूटी झोंपड़ी थी। उसने लोगों से काम मांगा, लेकिन उसे किसी ने काम पर नहीं रखा। अंत में पड़ोस के गांव के एक चरवाहे को उस पर दया आ गई। उसने उससे कहा, तुम जंगल में जाकर मेरी भेड़ चरा दिया करो। इसके बदले मैं तुम्हें खाना कपड़ा दे दिया करूंगा। चंपा बेचारी क्या करती, राजी हो गई। उसने हाथ में एक लकड़ी ली और भेड़े के पीछे पीछे जंगल की राह ली। दिन भर वो भेड़ चराती और शाम को भेड़ों को गिनकर वापस ले आती। एक दिन वो भेड़ चराती हुई जंगल में बहुत दूर निकल गई। धूप तेज हो गई तो वो भेड़ों को छोड़कर पेड़ की छांव में आ बैठी। लेकिन थोड़ी देर बाद किसी के धीरे धीरे रोने की आवाज सुन कर चौंकी। उसने उठकर इधर उधर देखा, लेकिन कहीं कोई नजर नहीं आया। कुछ देर चलने पर उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि एक झोंपड़ी के पीछे एक शेर रो रहा है। चंपा को शेर पर दया आ गई, लेकिन उसे डर भी लगा। भला शेर से किसे डर नहीं लगता, पर शेर इस समय बुरी तरह दुखी था। उसके पेट में एक बड़ा सा तीर घुसा था और वो मारे दर्द के तड़प रहा था। वो डरते डरते शेर के पास पहुंची। उसने आहिस्ते से तीर निकाल लिया। शेर का दुख कम हुआ। उसने रोना बंद कर दिया। फिर चंपा ने जंगल की कुछ जड़ी बूटी रखकर घाव पर अपनी धोती के टुकड़े से पट्टी बांध दी। शेर बहुत खुश हुआ और 3 दहाड़े मारकर वहां से भाग गया। तब तक शाम हो आई थी। चंपा को अब अपनी भेड़ें याद आईं। वो जल्दी जल्दी उस जगह पहुंची जहां उसने भेड़ों को छोड़ा था। लेकिन ये क्या, वहां एक भी भेड़ नहीं थी। चंपा का दिल धक से रह गया। आखिर भेड़ें कहाँ गईं? उसने इधर उधर देखा, लेकिन भेड़ों का कहीं पता ना चला। अंधेरा होने वाला था। वो घबराती हुई जंगल में इधर उधर भटकती रही। उसने बहुत आवाजें दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसे रोना आ गया, लेकिन रोने से क्या हो सकता था? चरवाहा तो अपनी भेड़ें मांगेगा, उसे वो क्या जवाब देगी? उसने फिर से इधर उधर दौड़ना शुरू किया। वो थक गई थी। पैरों में कांटे चुभे थे। अब दौड़ते नहीं बनता था। अंत में एक पेड़ पर चढ़कर आसपास देखना शुरू किया। दूर जहां तक उसकी नजर जा पाती थी, कहीं भी भेड़ों का कोई निशान नहीं था। अब तो अंधेरा भी घना हो गया था। ऐसे में गांव लौट जाना भी मुश्किल था। उसने रात जंगल में ही बिताने का निश्चय किया। वो पेड़ पर ही बैठी रही। इतने में उसने देखा कि एक आदमी उधर आ रहा है। वो अच्छे कपड़े पहने था। अंधेरे में उसे पहचान पाना तो मुश्किल था, लेकिन लगता था जैसे कोई राजकुमार हो। चंपा सांस रोके उसे देखती रही। सामने एक चट्टान सी कोई चीज दिखाई दे रही थी। वो आदमी वहां गया और चट्टान हटाने लगा। अंदर एक गुफा थी। वो उसमें चला गया और चंपा उसकी आंख से ओझल हो गई। चंपा को बड़ा अचरज हुआ। ऐसे बियाबान जंगल में ये कौन आदमी गुफा में रहता है? उसकी समझ में कुछ ना आया। लेकिन इतना सोचकर उसे चैन था कि चलो, यहां वो अकेली नहीं है। सामने गुफा में एक आदमी रहता है। किसी तरह रात बीती। सवेरा होने लगा। चंपा की नींद खुली। वो पेड़ से उतरने की तैयारी करने लगी, लेकिन तभी वो चौंकी। सामने जिस गुफा में रात में उसने एक आदमी को देखा था, उसमें से इस समय एक शेर बाहर निकला। चंपा ने पहचाना, ये वही शेर था। देखते देखते शेर दहाड़ता हुआ जंगल में गायब हो गया। अब चंपा पेड़ से नीचे उतरी, लेकिन अब वो कहाँ जाए? गांव लौटकर चरवाहे के पास किस मुंह से जाए?
गांव लौटना तो अब संभव ही नहीं था। उसने तय किया, चलो जंगल में ही रहेंगे। गांव में कौन है अपना, और फिर जंगल में भी तो लोग रहते हैं। देखो ना, सामने ही गुफा में एक आदमी रहता है। उसका मन हुआ कि चलो देखें गुफा में क्या है। वो धीरे धीरे गुफा के मुंह पर पहुंची और फिर अंदर घुस गई। इस गुफा में कई कमरे थे। उनमें जरूरत की सब चीजें मौजूद थीं। खाने पीने का सामान था, कपड़े लत्ते थे, लेकिन सब कुछ बेतरतीब पड़ा था। लगता था जैसे कोई देखभाल करने वाला ना हो। चंपा को भूख लगी थी। पहले तो उसने भरपेट खाना खाया, फल और मेवे खाए। फिर वो कमरों को ठीक करने लगी। उसने सब चीजों को झाड़ पोंछ कर ठिकाने से रख दिया। अब कमरे साफ सुथरे और सजे हुए मालूम होने लगे। इस तरह शाम हो गई। गुफा से बाहर निकल आई, फिर उसी पेड़ पर जा बैठी। अंधेरा होने पर थोड़ी देर में वो राजकुमार लौटा और गुफा में चला गया। रात भर चंपा पेड़ पर ही रही। सुबह उसने देखा कि वही शेर फिर गुफा से निकला है और जंगल में चला गया। इस शेर को उसने कभी गुफा में घुसते नहीं देखा, और न उस राजकुमार को उसने कभी गुफा से निकलते ही देखा। ये एक अजब पहेली थी। एक एक करके 3 दिन इसी तरह बीत गए, लेकिन अभी तक वो ये नहीं जान सकी कि इस गुफा में कौन रहता है, राजकुमार या शेर या दोनों। एक दिन उसने राजकुमार से ही पूछने की ठानी। वो गुफा में जाकर बैठ गई। शाम को जब राजकुमार के लौटने का समय आया, तब भी वो उसकी गुफा से बाहर नहीं निकली। थोड़ी देर में राजकुमार आया। उसने आते ही चंपा को पहचान लिया। वो बोला, बैठो, मैं तुम्हारा बड़ा आभारी हूं। तुमने उस दिन मेरी बड़ी मदद की। तुम न आती तो मेरा न जाने क्या होता। चंपा को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोली, आप मुझे जानते हैं? मैं तो आपको नहीं जानती। राजकुमार हंसकर बोला, उस शेर को भूल गई जिसके पेट से तीर निकाला था और पट्टी बांधी थी। मैं वही शेर हूं। एक राक्षस ने मुझे कैद कर रखा है। वो दिन में मुझे शेर बनाकर रखता है और रात में आदमी बना देता है। वो बड़ा दुष्ट राक्षस है। वो उस दिन तुम्हारी सारी भेड़ें खा गया था। वो उस टीले पर रहता है। चंपा ने कहा, ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ, अगर वो राक्षस तुम्हें देख लेगा तो तुम्हें भी जानवर बना देगा। तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं है? है क्यों नहीं, लेकिन कौन अपने गले ये मुसीबत ले? चंपा ने पूछा, क्यों, इसमें मुसीबत कैसी? क्या उससे बचने का उपाय तुम्हें मालूम है? वो राक्षस बड़ा दुष्ट है। उसे मारना संभव नहीं है। सिर्फ उसे खुश करके ही कुछ काम निकाला जा सकता है। आखिर वो कैसे खुश हो सकता है? बताओ, मैं उपाय करूंगी। तुम्हें इस हालत में देखकर मुझे बड़ा दुख होता है। उसे सिर्फ एक तरह खुश किया जा सकता है, राजकुमार बोला। अगर रामनगर की राजकुमारी रूपमती के सुनहरे बालों को गूंथकर एक माला उसे दी जाए तो वो प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन राजकुमारी के बाल कैसे लाए जाएं? और फिर माला गूंथने के लिए ढेर सारे बालों की जरूरत होगी। हाँ, काम बहुत मुश्किल है। राजकुमारी की एक दासी है जो उसका माथा संवारती है। उसके अलावा और किसी को राजकुमारी अपने सिर में हाथ नहीं लगाने देती। चंपा बोली, ठीक है, मैं लाऊंगी राजकुमारी के बाल। तुम उसका पता बता दो। 1 साल में मैं ले आऊंगी और तुम्हें राक्षस की कैद से छुड़ा लूंगी। राजकुमार ने उसे राजकुमारी रूपमती के देश का रास्ता बता दिया। चंपा उसकी खोज में चल पड़ी। कई दिनों तक चलते रहने और कई नदी नाले पार करने के बाद वो रूपमती के देश पहुंची। किसी तरह उसने सारी बातों का पता लगाया और कोशिश करके रूपमती के महल में नौकरी कर ली। रूपमती के महल में तो वो पहुंच गई, लेकिन राजकुमारी तक पहुंचना आसान नहीं था। राजकुमारी के पास उसकी चहेती दासियां ही जा पाती थी। लेकिन धीरे धीरे चंपा ने राजकुमारी का ध्यान खींचना शुरू किया। चंपा रोज अपने बालों को नए नए ढंग से सजा सवार कर महल में जाती थी। यहां तक कि कभी कभी तो उसके बाल राजकुमारी से भी अच्छे ढंग से संवरे होते थे। एक दिन तो राजकुमारी उसके बालों को देखते ही रह गई। उसने चंपा को अपने पास बुलाया और उसे अपने बाल संवारने का काम सौंपा। पहले वाली दासी को दूसरा काम दे दिया गया। अब चंपा रोज रूपमती के बाल संवारने लगी। बाल संवारते समय कुछ बाल रोज कंघी में रह जाते थे और कुछ टूट जाते थे। चंपा नजर बचाकर एक एक बाल बटोर लेती थी और बड़ी हिफाजत से रखती थी।
धीरे धीरे उसके पास रूपमती के सुनहरे बालों का एक बहुत बड़ा सा गुच्छा इकट्ठा हो गया। यहां तक कि उसने उनकी एक माला गूंथ ली। बड़ी सुंदर माला बनी। बस अब चंपा को वहां ठहरने की क्या जरूरत थी। एक दिन लोगों की नजर बचाकर उसने अपना सामान बांधा और जंगल की राह ली। लेकिन जंगल में कुछ दूर पहुंचते ही उसका दिल कांपने लगा। उसके कानों में राक्षस के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आने लगी। थोड़ी देर में आसपास की धरती कांपने लगी। राक्षस उधर ही आ रहा था। देखते देखते वो आग खड़ा हुआ। कैसी पहाड़ जैसी देह थी उसकी, खंबे जैसे पांव, गुर्राता था तो उसके मुंह और नाक से धुआं निकलता था। चंपा को देखकर राक्षस मुंह फाड़कर उसकी ओर दौड़ा। वो मारे डर के कांपने लगी। लेकिन तभी उसे रूपमती के सुनहरे बालों की माला निकालकर राक्षस के सामने कर दी। राक्षस चौंक कर 2 कदम पीछे हट गया और फिर खुशी से हंसते हुए उसने चंपा के हाथ से माला छीन ली। माला को खूब उलट पुलट कर देखने के बाद वो शांत हो गया। अब वो सचमुच प्रसन्न था। उसने चंपा से कहा, बेटी मांगो जो तुम्हें मांगना हो, मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूं। चंपा बोली, अगर तुम खुश हो तो उस राजकुमार को दे दो जिसे तुमने शेर बना रखा है, और मेरी भेड़ लौटा दो जिन्हें तुम खा गए हो। राक्षस ये सुनकर दिल खोलकर हंसा। क्या हंसी थी! सारा जंगल कांप उठा। वो बोला, राजकुमार को तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पागल लड़की तेरी भेड़ कहां से लाऊं? क्या वे अभी तक मेरे पेट में बची हैं? चल, उनके बदले में तुझे बहुत सा सोना और हीरे जवाहरात दे दूंगा। फिर राक्षस उसे गुफा के पास लाया। राजकुमार को उसने आदमी बना दिया और आजाद कर दिया। फिर दोनों को उसने बहुत सा धन देकर जंगल के बाहर छोड़ दिया। राजकुमार चंपा को अपने साथ अपने देश ले गया। राजकुमार के माता पिता बरसों बाद उससे मिलकर बहुत खुश हुए। सारे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। लोग नाचने लगे। राजकुमार की जान बचाने वाली चंपा का लोगों ने खूब स्वागत किया। फिर शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार ने चंपा से विवाह कर लिया। दोनों ने खूब खाया पिया और राज किया।